हेलो बच्चों, राम राम सभी को। तो बच्चों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास की फिजिक्स लेक्चर सीरीज। ठीक है। इसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट होके लास्ट तक कवर करेंगे। और हमारा फर्स्ट चैप्टर किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें होती है बच्चों, इट कवर्स स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है। और कौन से चार्ज? विच आर एट रेस्ट। ठीक है। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब यही होता है कि वो चीज रुकी हुई है, ठीक है, मोशन में नहीं है। तो ऐसे वाले चार्जेस जो कि रेस्ट पे हो, उनकी स्टडी करनी हो तो वो किस में कवर होती है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर चार्ज मोशन में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। जब भी बॉडी हमारी मोशन में होगी तो वो डायनेमिक्स का पार्ट बन जाती है। ठीक है। और अगर चार्ज मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक। ये हम आगे कवर करें जब हम करंट, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, इनको जब स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कूलम्ब्स लॉ, ये सब जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? चार्जेस। ठीक है, कि चार्ज कैसे बिहेव करते हैं, इनके बीच में आपस में फोर्स कैसी होती है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कितना पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ठीक है। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है। अगर चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें चार्ज का पता होना चाहिए कि चार्ज क्या चीज है। तो चार्ज होता है बच्चों, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। कोई भी बॉडी है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ये वो होती है जो अपने आप मिली हो। ठीक है। इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि वो एक वेलकम मूवी का डायलॉग था कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है। तो धन दौलत तो बच्चों कमाई जाती है, बंदा खुद से कमाता है, तो वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी कि उसमें बंदे का कंट्रीब्यूशन। लेकिन भगवान ने हमें क्या दिया है? जीवन दिया है। तो जीवन हमारे हाथ में नहीं है। जीवन क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी। ऐसे ही कोई बॉडी है, उसके पास अगर चार्ज है, तो चार्ज उसे, मतलब एक टाइप से भगवान ने दिया है, तो चार्ज उस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। बॉडी खुद से चार्ज क्रिएट नहीं करती है। ठीक है। जैसे कि दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मास। किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उससे अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब जो बच्चों चार्ज है, चार्ज के बारे में पता कैसे चला था? एक बार एक साइंटिस्ट हुए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो बारिश के मौसम में एक बार पतंग उड़ा रहे थे। तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे, बादलों के बीच में पतंग हमारी उड़ रही थी सर-सर करके, तब उनको हाथ में कुछ जनजनाहट महसूस हुई। तब उन्हें पता नहीं था कि चार्ज नाम की कोई चीज़ एक्ज़िस्ट करती है। तो उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि ये ऐसा हो क्यों रहा है? तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो पतंग जो है वो बादलों के बीच में उड़ रही है। तो उन्होंने क्या, मतलब एक्सपेरिमेंट किया कि अगर पतंग बादलों से उड़ रही है, यानी कि बादल और पतंग के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है? दोनों एक-दूसरे को मतलब टकरा रहे हैं, एक-दूसरे पे फ्रिक्शन लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से कुछ ऐसा जनरेट हो रहा होगा जो मेरे हाथों में सेंसेशन दे रहा है। ठीक है? तो उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने एक ग्लास रॉड ले ली, ठीक है? और इसको इन्होंने सिल्क क्लॉथ से रब किया। तो बच्चों जब उन्होंने ग्लास रॉड को ऐसे सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो क्या हुआ कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए। ठीक है? ऐसे ही जब उन्होंने एक और रॉड थी उनके पास, प्लास्टिक रॉड, उसको जब उन्होंने कैट्स फर के साथ में जब रब किया, तो उन्होंने क्या देखा कि अब जो प्लास्टिक रॉड थी, उसपे नेगेटिव चार्जेस आ गए थे। तब उन्हें चार्जेस के बारे में नहीं पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नाम की कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि अब उनके पास 2 रॉड है, ठीक है? एक ग्लास रॉड है, एक प्लास्टिक रॉड है। जब वो 2 ग्लास रॉड को पास लेके आ रहे हैं,
ये दोनों एक-दूसरे से दूर जा रही थी, ठीक है? फिर जब वो प्लास्टिक रोड को जब एक-दूसरे के पास लेके आ रहे थे, तो ये दोनों भी एक-दूसरे से दूर जा रही थी, यानी कि इनके बीच में आपस में रिपल्शन हो रहा था। ग्लास ग्लास रिपेल कर रहा था, प्लास्टिक रिपेल कर रहा था और जब वो एक ग्लास और एक प्लास्टिक को जब पास लेके आ रहे थे, तो ये दोनों एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है? और ग्लास और प्लास्टिक ये दोनों एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ओके? तो इन्होंने कन्क्लूज़न क्या निकाला कि हो सकता है कि जो ये वाले हैं ग्लास, इन पे एक जैसे कुछ चार्जेज़ हो, ठीक है? लाइक चार्जेज़, ठीक है? क्योंकि दोनों जब एक जैसे लाइक चार्जेज़ होंगे, तो वो क्या करेंगे एक-दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही प्लास्टिक और प्लास्टिक पे भी क्या हो सकते हैं, एक ही टाइप के चार्ज हो सकते हैं, ठीक है? लाइक चार्जेज़। लेकिन ग्लास और प्लास्टिक एक-दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों पे क्या होंगे, अनलाइक चार्जेज़ होंगे, ठीक है? तो उन्होंने कांसेप्ट किस चीज़ का दिया कि लाइक चार्ज होते हैं और अनलाइक चार्ज होते हैं। अगर 2 एक जैसी चार्ज हो, यानी कि लाइक चार्जेज़ हो, तो वो एक-दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और अगर 2 जो चार्ज है वो एक-दूसरे से अपोज़िट है, अनलाइक चार्जेज़ है, तो वो दोनों एक-दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? बाद में जाके इनको नाम क्या दिया गया, लाइक को बोला गया मतलब 2 टाइप के जो चार्ज थे, उनको बोला गया पॉज़िटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो 2 टाइप के चार्ज आए ना, एक को पॉज़िटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव बोल दिया। पॉज़िटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ऐसे ही नेगेटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन पॉज़िटिव-नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ओके? यहाँ जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो चार्जेज़ का कांसेप्ट दिया था कि नेचर में लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज एक्सिस्ट करते हैं, बाद में उनको नाम दिया गया पॉज़िटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है? इन्हीं चार्जेज़ के बेसिस पे बच्चों हम कोई भी जो बॉडी है, उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। कौन-कौन सी 2 कैटेगरीज़ होती हैं? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब हम जानेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर, हमने कोई भी बॉडी है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? अब जो चार्ज होते हैं बच्चों, जब चार्ज मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया है, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जस्ट ए मोशन ऑफ चार्जेज़, ठीक? तो उस करंट के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि चार्ज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स में चार्जेज़ कैन फ्लो ईज़िली, ठीक है? आराम से चार्ज फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर्स में क्या होगा? चार्जेज़ फील हिंड्रेंस इन देयर मोशन, ठीक है? इनमें उनको दिक्कत होएगी मूव करने में चार्जेज़ को, ठीक है? दूसरे तरीके से इनको क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू कंडक्टर्स, ठीक है? अगर चार्ज मूव कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आराम से पास हो जाएगा कंडक्टर्स में। इसमें इलेक्ट्रिक करंट ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इंसुलेटर जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। अगर हम हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है? ये मान लो एक बॉडी है, इसको हमने ये क्यू अमाउंट का चार्ज दिया, प्लस, 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 प्लस ऐसे, ठीक है? इसको दे रहे हैं। तो अगर ये बॉडी जो है कंडक्टर्स हो, ठीक है? कंडक्टिंग टाइप की बॉडी हो, तो ये जो चार्ज है बच्चों, ये इस पे यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? इसके सरफेस पे। चार्ज
डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है? इसके सरफेस पे पूरे कंडक्टर में फैल जाएगा चार्ज यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर ये बॉडी हमारी क्या हो, इंसुलेटिंग टाइप की हो, तो ये जो चार्ज हमने दिया है बच्चों, अगर हम मान लो अगर मान लो हम किसी तरीके से चार्ज को इस वाले पोर्शन में दे रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा चार्ज है, जहाँ पे दिया है, वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है? पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा ये। चार्ज एक्यूमुलेट्स ओवर ए स्मॉलर पोर्शन, ठीक है? यानी कि पूरे बॉडी में ना फैल के जहाँ पे हमने चार्ज दिया है, वहीं पे वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है चार्ज, अगर भी ये बॉडी इंसुलेटर टाइप की हो। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कंडक्टर्स क्या-क्या हो सकता है? मेटल्स जो होती है हमारी, वो कंडक्टर्स होती है। हम खुद एक कंडक्टिंग बॉडी है, ह्यूमन्स भी, एनिमल्स भी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि ह्यूमन्स यानी कि हमें जब हम किसी तार को पकड़ लेते हैं तो हमें करंट लगता है क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टिंग टाइप की है, करंट हमसे पास कर सकता है। अगर करंट हमसे पास करेगा तो हमें वो जो झनझनाहट बेंजामिन फ्रैंकलिन को फ़ील हुई थी, सेम झनझनाहट हमें भी फ़ील होगी, ठीक है? और क्या हो सकते हैं? वाटर हो गया, वाटर बढ़िया कंडक्टर होता है, ठीक है? अगर इंसुलेटर की बात करें तो क्या-क्या हो सकता है? वुड, ये पेन जो प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक, नॉन मेटल्स, ये सब क्या है बच्चों? ये इंसुलेटर के टाइप हो जाए, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्जेस एक्सिस्ट करते हैं, लाइक और अनलाइक। बाद में हमें पता चला कि अ, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? उनको नाम दे दिया था हमने। उनके बेसिस पे जो भी बॉडी होती है, उनको हम कंडक्टर और इंसुलेटर टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें चार्ज आराम से फ्लो कर पाए, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है? ये सब इनके एग्ज़ाम्पल्स हो गए। तो अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे कि कोई भी बॉडी है, उसको चार्ज दे कैसे सकते हैं, ठीक है? किसी बॉडी को चार्ज हम कैसे देंगे, उसके कुछ तरीके होते हैं बच्चों। हम ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, 1-2 तरीके ही देखेंगे। एक तो हमने पहले ही देखा है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि ग्लास रॉड ली, उसको हमने सिल्क क्लॉथ से ऐसे रब किया, तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो एक तरीका तो ये होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, उसकी वजह से जो चार्ज होते हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि एक एटम है, एटम में अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, बाहर उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? जब हम इसको रब करेंगे किसी चीज़ से, ठीक है? मान लो कि ये जो हमारे पास ग्लास रॉड थी, उसका एटम है। अब हम एक सिल्क क्लॉथ लेके आए, उससे इसको रब किया, तो सिल्क क्लॉथ में भी तो ऐसे ही एटम्स होंगे, ठीक है? तो रब करने से क्या होता है बच्चों कि हीट जनरेट होती है। उस हीट से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है? मान लो कि एक ये दूसरा एटम था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब हमने इनको आपस में रब किया था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कुछ नहीं बचा, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया है, तो इस पे कौन-सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आया है, तो ओवरऑल इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे जो हम ग्लास रॉड देख रहे थे, उनमें ज रब करने से ऐसे चार्जेस जनरेट हो रहे थे, ठीक है? एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, ओके? तो एक तरीका तो ये हो गया चार्ज जनरेट करने का, यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करवाने का कि उनको आपस में रब कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों? वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है? यानी कि हम किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज इंड्यूस करेंगे। जो पिछला तरीका था उसमें हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज आ रहा है।
इंडक्शन में क्या होता है कि वो जो बॉडी थी उसके पास पहले से ही चार्जेस थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पास चार्ज है। वो हनुमान जी वाली बात है कि हनुमान जी में शक्तियाँ बहुत सारी थी, लेकिन जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, तब उन्हें पता चला कि ओह! मेरे अंदर तो इतनी सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है? ऐसे हर एक बॉडी के पास चार्ज होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके पास भी चार्ज है। हमें वो चार्ज इंड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उस तरीके को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें होता क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है बच्चों? जिसके पास कोई चार्ज ना हो। लेकिन ये डेफिनेशन अधूरी है। इसके पास नेट चार्ज 0 होता है, यानी कि नेट चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज हर बॉडी के पास होता है। अब नेट चार्ज और चार्ज में क्या फ़र्क है? चार्ज होता है बच्चों पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव ऐसे। अब इसके पास चार्जेस तो हैं। अगर आप नेट चार्ज देखें तो क्या बनेगा बच्चों? इसके पास 4 पॉज़िटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक-दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ओवरऑल अगर चार्ज देखोगे नेट चार्ज तो 0 बनेगा, यानी कि ये न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज इसके अंदर है, ठीक? तो हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली, इसको अब हमें चार्ज बॉडी बनाना है, यानी कि इसमें चार्ज इंड्यूस करना है। इसके पास जो चार्जेज़ हैं, अभी इसे पता नहीं है कि इसके अंदर भी चार्ज है, ठीक? हमें इसको याद दिलाना है कि तुम्हारे पास भी चार्ज है, ठीक? कैसे याद दिलाएँगे? तो ये तो हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट स्टेप कि हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इसके पास एक ग्लास रोड लेके आएँगे, ठीक है? जैसा भी हमें इसको चार्ज देना है, पॉज़िटिव चार्ज देना है, नेगेटिव चार्ज देना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला मटेरियल चूज़ करेंगे कि ग्लास रोड लेके आनी है, प्लास्टिक रोड लेके आनी है, ठीक है? अब ग्लास रोड पे हमने क्या देखा था कि इसके पास होते हैं पॉज़िटिव चार्जेज़, ठीक है? यानी कि एक पॉज़िटिव चार्ज वाली बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आ रहे हैं। इससे क्या होगा बच्चों कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि पॉज़िटिव चार्ज और पॉज़िटिव चार्ज एक-दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं और पॉज़िटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक-दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो ये वाले पॉज़िटिव चार्ज इस बॉडी के नेगेटिव चार्जेज़ को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? ये अट्रैक्ट होंगे और ये जो पॉज़िटिव चार्ज है ये रिपेल होंगे, ठीक है? तो इस जो न्यूट्रल बॉडी थी, इसमें ये जो चार्जेज़ है, ये रीअरेंज हो जाएँगे। पॉज़िटिव चार्ज दूर चले जाएँगे, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएँगे, ठीक है? तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है? अब इससे क्या होगा ये जो चार्जेज़ है, ये रीअरेंज हो जाएँगे। कैसे? ठीक है बच्चों? नेगेटिव चार्ज हमारे पॉज़िटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो ये सारे एक साइड इकट्ठे हो गए, पॉज़िटिव चार्ज दूसरी साइड चले गए। ये हमारा अभी स्टेप 3 चल रहा है, ठीक है? तो चार्जेज़ रीअरेंज हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हमारी ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसको हम ग्राउंड प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है? हमने वायर ली, उसको बॉडी के साथ अटैच करवाया और उसको ग्राउंड के साथ अटैच करवा दिया। तो ग्राउंड क्या होता है बच्चों, ये हाँ, पीछे जो कंडक्टर्स पड़े थे, उसमें एक एग्ज़ाम्पल और लिख लो कि अर्थ जो होती है, वो भी एक कंडक्टर है, ठीक है? बहुत बढ़िया कंडक्टर है अर्थ हमारी, उसके अंदर चार्ज आराम से फ्लो कर सकते हैं। तो जैसे ही हम वायर को बॉडी और अर्थ के साथ टच करवाएँगे, तो ये जो चार्जेज़ है, ये फ्लो कर जाने चाहिए अर्थ में, ठीक है? क्योंकि अर्थ कंडक्टर है, तो पूरा चार्ज वायर के थ्रू अर्थ में चला जाना चाहिए। अर्थ खींचती है चार्जेज़ को अपनी तरफ, ठीक? ये जो रॉड है, ये नेगेटिव चार्जेज़ को तो अपनी तरफ खींच के रखे हुई है, पॉज़िटिव चार्ज को पुश कर रही है, ठीक है? दूर भगा रही है और हमने क्या कर दिया, एक वायर और अटैच कर दी, ठीक है? कि जो चार्जेज़ है वो आराम से अर्थ में मूव कर सके, ठीक है? तो पॉज़िटिव चार्जेज़ को पहले ही धक्का मिल रहा है यहाँ से और वायर लगा दी, तो ये आसानी से यहाँ होते हुए अर्थ में मूव कर जाएँगे, ठीक है? तो ये जो पॉज़िटिव चार्जेज़ है, ये अर्थ में चले जाएँगे। नेगेटिव चार्ज नहीं जा पाएँगे, अर्थ खींचेगी तो इनको भी, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि नेगेटिव चार्जेज़ को किसने पकड़ा हुआ है? हमारी रॉड ने, ओके? तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4 कि हम अर्थिंग कर देंगे बॉडी की। अब पॉज़िटिव चार्ज चले गए सारे, अब हम क्या करेंगे अर्थिंग को हटा लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी बॉडी के पास सिर्फ ये नेगेटिव चार्जेज़ बचे हुए हैं, अर्थिंग हमने हटा दी है, ओके?
अब हम क्या करेंगे बच्चों, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो ग्लास रॉड है, इसको भी हटा लेंगे। अभी तक जब तक ग्लास रॉड थी, सारे नेगेटिव चार्जेस इस साइड है। जैसे ही हम ये ग्लास रॉड हटाएँगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये उस पूरी बॉडी पे क्या हो जाएँगे, यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? तो जैसे ही हम ये हटाएँगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये पूरे पे यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे हमारे नेगेटिव चार्जेस। तो जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी, इसके पास दोनों चार्जेस थे, पॉज़िटिव और नेगेटिव। हमने क्या किया, इसमें से पॉज़िटिव चार्ज सारे खींच के निकाल दिए, अर्थ में भेज दिए, ठीक है? अब बॉडी के पास क्या बचा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चार्ज, और ये पूरी बॉडी पे यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी, यानी कि नेट चार्ज 0 था, अब उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? यानी कि हमने उसको चार्ज कर दिया, और ये चार्ज कहाँ से आया? इसका खुद का ही चार्ज था, ठीक है? इसलिए इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके? ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज देना हो, तो हम क्या करते? यहाँ पे ग्लास रॉड की जगह हम प्लास्टिक रॉड लेके आते, ठीक है? प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज थे। वो नेगेटिव चार्ज क्या करता? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखता, नेगेटिव चार्ज को पुश करता, और उस नेगेटिव चार्ज को हम अर्थ में भेज देते, ठीक है? अर्थिंग करके। अब बॉडी के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचता, और जैसे ही हम रॉड हटाते, तो वो पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी पे यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो ऐसे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती, ठीक है? क्लियर है चार्जिंग बाय इंडक्शन? ईज़ी सा प्रोसेस है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने चार्ज अच्छे से समझ लिया है, अब हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे यूज़ भी हुई है, आपको बस पता नहीं चला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि जो चार्जेज़ है आर एडिटिव, ठीक है? कि हम किसी भी बॉडी पे जो चार्जेज़ है, उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एडिटिव होते हैं वो नेचर में। जैसे कि एक बॉडी है, इसके पास ये चार्जेज़ है, ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, चार्ज का सिंबल होता है बच्चों Q, ठीक है? Q से लिखते हैं। तो अगर हमें इस बॉडी का पूरा नेट चार्ज देखना हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कि जो नेट चार्ज Q है, वो क्या बन रहा है बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस का जो सम होगा बच्चों, वो इस पूरी बॉडी का नेट चार्ज बनेगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है, वो एडिटिव होता है नेचर में, ठीक है? उसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, याद रखना। स्केलर और वेक्टर पढ़े थे ना? तो चार्ज जो होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक? यानी कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्जेस can't be created nor be destroyed, ठीक है? अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और उसके अंदर कुछ चार्ज पड़ा हुआ है, तो हम उसमें ना तो नया चार्ज क्रिएट कर सकते, और ना ही हम उसमें उस चार्ज को खत्म कर सकते हैं, ठीक है? चार्ज आपस में रीअरेंज हो जाएगा, वो हम अभी देखेंगे एक एग्जांपल से। लेकिन हम उसको ना तो खत्म कर सकते हैं, ना ही उसमें नया चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, जब तक वो आइसोलेशन में है, ठीक है? जैसे ही वो किसी और चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, तब हम चार्ज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब तक वो आइसोलेटेड है, यानी कि किसी और चीज़ के टच में नहीं है, तब तक हम उसमें ना तो चार्ज नया बना सकते हैं, ना ही जो पुराना है उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है? इसके पास ये 4 चार्जेज़ है, 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, -4 कूलम्ब। अच्छा बच्चों, चार्ज जो होता है हमारा,
स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, कूलम, और जो सिंबल होता है बच्चों, उसको हम क्यू, स्मॉल क्यू ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक? और कूलम को हम सी से लिखते हैं बच्चों, ठीक है? तो इस बॉडी के पास में ये 4 चार्जेज़ हैं, 3 पॉज़िटिव और 1 नेगेटिव चार्ज। अभी ये बॉडी आइसोलेशन में है, ठीक है? यानी कि और किसी चीज़ के साथ में टच में नहीं है। तो इसके अंदर जो नेट चार्ज है बच्चों, नेट चार्ज क्या बनेगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि चार्ज जो है एडिटिव होते हैं नेचर में। तो इन सभी चार्जेज़ को ऐड कर देंगे। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम और -4 कूलम, ठीक है? तो क्या बचेगा बच्चों? 2 कूलम बचेगा हमारा। तो इस बॉडी के पास में नेट जो चार्ज है वो 2 कूलम के इक्वल है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने अच्छे से हिला दिया। हिलाएँगे तो क्या होंगे? ये दोनों मतलब ये चारों चार्जेज़ है ये आपस में टकराएँगे। टकराने से इनका जो चार्ज है वो रीअरेंज होगा, ठीक है? किसी के पास चार्ज चला गया, किसी के पास आ गया, ठीक है? ऐसे रीअरेंज होगा। अब एक सिचुएशन मानते हैं कि हिलाने के बाद इस बॉडी में जो चार्जेज़ है, वो कुछ इस टाइप के हैं, ठीक है? -2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम और ये अननोन है। अब हमें पता करना है कि इस ये जो अननोन चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो कैसे करेंगे? अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्ज हमारा कंज़र्व्ड है, कि ना उसमें हम कोई चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते बॉडी में। कब तक? जब तक वो बॉडी हमारी आइसोलेशन में हो। तो हमने बाहर से तो इस बॉडी को कुछ किया ही नहीं है, ठीक है? आइसोलेशन में ही थे। इसके अंदर के चार्जेज़ जो है वो बस रीअरेंज हुए। तो जो नेट चार्ज यहाँ था, वही नेट चार्ज हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ का नेट चार्ज क्या बनेगा बच्चों? -2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम और ये जो नेट अननोन चार्ज है इसको क्यू बोल देते हैं। ये जो नेट चार्ज बना बच्चों, ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए? 2 कूलम के बराबर। तो जब ये पुट करके हम सोल्व करेंगे, तो हमारा क्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 5 कूलम प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2 कूलम और क्यू आ जाएगा बच्चों -3 कूलम, ठीक है? यानी कि ये जो अननोन चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है? -3 कूलम, ठीक है? ये जो एग्ज़ाम्पल था बच्चों ये आपको समझाने के लिए था कि चार्ज कंज़र्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो चार्ज होता है, वो अपने आप एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। उसको चार्ज को एग्ज़िस्ट करने के लिए किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। चार्ज कांट एग्ज़िस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट मास, ठीक है? यानी कि एक बॉडी है, उसका मास m है, ठीक है? तो इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज आ सकता है, ठीक है? अब इसके पास चार्ज हम दे सकते हैं या फिर इसके पास पहले से भी चार्ज हो सकता है। कब हो सकता है? जब उस बॉडी के पास में उसका मास हो, ठीक है? बिना मास के चार्ज एग्ज़िस्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? चार्ज इज़ इनवेरिएंट विथ स्पीड। इसका मतलब समझने से पहले एक चीज़ बताता हूँ बच्चों। मास जो होता है वो रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है। इसका मतलब है ये जो m नॉट है, ये होता है बच्चों रेस्ट मास और ये होता है मूविंग मास या फिर सिर्फ मास, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला क्या बताता है कि मास इज़ रिलेटिविस्टिक। जैसे-जैसे हम मूव करेंगे, हमारा मास चेंज होगा, ठीक है? v क्या होती है कि जिस स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही हो, वो स्पीड v है। तो जितनी ज़्यादा v होगी,
ये जो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, c फिक्स होता है, c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, और वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो क्या हो रहा है, v बढ़ रहा है, तो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमारा बढ़ेगा। v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अगर बढ़ रहा है, तो 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमारा क्या होगा? कम होगा, ठीक है? ये क्वांटिटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से ये m नॉट 1 बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस, अब नीचे वाली क्वांटिटी हमारी कम होती जा रही है, डिनोमिनेटर कम होता है तो ओवरऑल क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है? यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये इंक्रीज होगी, यानी कि जो मास है वो इंक्रीज होगा। तो जब हम बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तब हमारा मास इंक्रीज होता है एज़ कंपेयर टू हमारे रेस्ट मास। अभी मैं रेस्ट पे हूँ, तो मेरा जो मास होगा वो फिक्स है, ठीक है? एम नॉट। लेकिन मैं अगर मूव करना स्टार्ट कर दूँ, तो मेरा मास चेंज हो जाएगा। ठीक है? यानी कि मास जो है वो वेरिएंट है विद वेलोसिटी, ठीक है? जैसे-जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है, हमारा मास चेंज होता जाता है। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर मेरे पास अभी रेस्ट पोज़ीशन में मेरे पास मान लो 1 कूलम्ब चार्ज है, तो जब मैं मूव करूँगा, तब भी वो चार्ज उतना ही रहेगा 1 कूलम्ब, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है? ये चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जो मूव कर रहे होते हैं बच्चों, वो बहुत ही स्मॉल स्पीड है। हमारी जो स्पीड होएगी वो मैक्सिमम 30-40 मीटर पर सेकंड पे होती है। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है सी, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये बहुत ज़्यादा होती है हमारी स्पीड के कंपैरिज़न में। तो हमारे लिए ये वाला जो फैक्टर है ये लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है? ये 0 तो 1 माइनस 0 1 होता है, m नॉट बाय 1 1 m नॉट हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे लिए जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे मास में मतलब फ़र्क महसूस ही नहीं होता, ठीक है? चार्ज में कोई फ़र्क नहीं आता स्पीड के साथ में, ठीक है? चार्ज इनवेरिएंट होता है। एक प्रॉपर्टी और है बच्चों चार्ज की, वो क्या होती है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज़्ड होता है बच्चों। क्वांटाइज़्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बच्चों कि जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? यहाँ से जब हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफरिंग चार्ज होगा बच्चों, ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, और वैल्यू क्या होती है इसकी? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है? तो जो भी हम चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो वो ई की टर्म्स में होगा कि एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, चौथा इलेक्ट्रॉन गया। यानी कि एन जो है वो एक इंटीजर है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जो नेट चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ठीक है? इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटाइज़ेशन, कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज़्ड है। हम इंटीजर के अलावा किसी और फॉर्म में चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कि Q = 2.5 E, ये इंटीजर नहीं है। इस फॉर्म में हम चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या बनेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे-पूरे गए और 1 इलेक्ट्रॉन आधा गया, ठीक है? आधा टूट के इधर गया। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसलिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। बीच का पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इंटीजर होना ज़रूरी है, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इतना चार्ज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टी है कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, उसको हम क्या बोलते हैं कि चार्ज इज़ क्वांटाइज़्ड। ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, लिखवाने में टाइम वेस्ट होगा। ये जो पूरी चीज़ है, ये नोट्स की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से आप सब इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ चीज़ें समझ लो, लिखा हुआ आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक? तो क्वांटाइज़ेशन ऑफ चार्ज क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक है? आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए।
तो यहाँ पे बच्चों चार्ज के बारे में जितनी भी चीज़ें थी हमने सब देख लिया। तो कल हम देखें कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। उससे पहले आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ईज़ी सा क्वेश्चन है। उसका जवाब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो बच्चों आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक चार्ज होता है बच्चों Q बाय M। ये जो रेशो होता है Q बाय M किसी भी बॉडी का, कि उस बॉडी के पास चार्ज कितना है और उस बॉडी का मास कितना है, ये रेशो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल खालिस्तान इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम और डोंट नो। ये वाला अगर किसी ने आंसर दिया, पिटेगा वो, ठीक है? ये जस्ट ऐसे ही है, ये मैं पहले ही गलत कर देता हूँ। जो भी आंसर रहेगा वो इन 3 में से रहेगा। इसका आंसर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे और जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा वो उसको हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम देंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे जो 2 चार्जेज़ हैं उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो फ़ोर्स लगती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम इसके आंसर के साथ में उस क्लास की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।